आज की कहानी एक ऐसी फिल्म अभिनेत्री के इर्द गिर्द घूमती है जो पिछले 3 महीनों में कुल 27 बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भर चुकी है। और हैरानी की बात यह है कि हर बार उसका गंतव्य केवल एक ही जगह होता है, दुबई। वही दुबई जहां न तो उसका कोई व्यापार है, न कोई रिश्तेदार, न दोस्त और न ही परिवार से कोई संबंध। अब सवाल उठता है, आखिरकार बार बार दुबई जाने की वजह क्या है? यह मामला तब संदेहास्पद बनता है जब खुफिया एजेंसी इस यात्रा पैटर्न को गौर से देखती है। बार बार विदेशी यात्रा, वो भी बिना किसी स्पष्ट कारण के। जब इस अभिनेत्री के पिछले यात्रा रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं तो एक ऐसा रहस्य सामने आता है जो न केवल इस अभिनेत्री को बल्कि राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी यानी डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी इस कहानी में खींच लाता है। डीजीपी साहब की बेटी और वह अभिनेत्री एक ही निकली, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जिसमें सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि एक पुराना अतीत भी जुड़ा हुआ है। डीजीपी साहब का एक छिपा हुआ सच। लेकिन उससे पहले एक और चौंकाने वाली घटना घटी जिसने पुलिस महकमे को झकझोर कर रख दिया। पिछले हफ्ते दिल्ली के पड़ोस में स्थित गाजियाबाद, जो एक बड़ा शहर है, वहां के एसएसपी, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के कार्यालय में एक खास पत्र आता है। यह पत्र आया था सल्तनत ए ओमान से, खाड़ी क्षेत्र का एक छोटा लेकिन प्रभावशाली देश। यह पत्र नई दिल्ली स्थित ओमान के दूतावास से भेजा गया था। उसमें लिखा था कि ओमान के हाई कमिश्नर श्री के एस राणा निजी दौरे पर गाजियाबाद आ रहे हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षा और वीआईपी प्रोटोकॉल प्रदान किया जाए। आमतौर पर जब किसी देश का राजदूत या उच्चायुक्त भारत में यात्रा करता है तो उनके लिए बाकायदा रेड कारपेट स्वागत होता है। स्थानीय पुलिस उन्हें सुरक्षा देती है, उनके साथ रहती है और हर जगह उनका प्रोटोकॉल सुनिश्चित करती है। यह एक आम प्रक्रिया है। और चूंकि गाजियाबाद दिल्ली की सीमा के बिल्कुल करीब है, जहां दिल्ली खत्म होती है, वहीं से गाजियाबाद शुरू होता है। ऐसे में पुलिस ने भी इस पत्र को एक सामान्य औपचारिकता समझकर स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही पत्र उस बड़े रहस्य की पहली कड़ी है जिसकी अंतिम कड़ी जुड़ती है एक फिल्म अभिनेत्री, दुबई और अंडरवर्ल्ड से। जैसे ही गाजियाबाद की सीमा शुरू होती है, वहीं से हाई कमिश्नर साहब की सिक्योरिटी का भौकाल चालू हो जाता है। आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां, बीच में उनका काफिला, पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट। सड़क पर जो भी देखता साफ समझ जाता कि कोई बड़ा वीआईपी गुजर रहा है। तो हुआ यूं कि ओमान से आया वो लेटर देखकर बाकी पुलिस अफसरों ने भी कहा, ठीक है, तारीख और समय तय है, हम पूरी सिक्योरिटी देंगे। चूंकि मामला एक देश की एम्बेसी से जुड़ा था और खुद हाई कमिश्नर साहब आ रहे थे, तो ये जानकारी गाजियाबाद के टॉप बॉस यानी एसएसपी साहब तक भी पहुंचाई गई। अब एसएसपी साहब कोई मामूली अफसर नहीं थे, वो एक आईपीएस ऑफिसर थे, वही यूपीएससी वाला सबसे टफ एग्जाम जो सिर्फ कुछ ही लोग निकाल पाते हैं। तो वो भी अलर्ट थे। जैसे ही उन्होंने वो लेटर पढ़ा, उन्होंने पहले तो उसे साइड में रख दिया, लेकिन कुछ ही देर में उनके दिमाग में एक बात कौंधी। उन्होंने लेटर दोबारा उठाया और 2 पॉइंट्स पर उनकी नजर अटक गई। बस फिर क्या था, तुरंत अपने एक भरोसेमंद जूनियर को फोन किया और कहा, जो ये हाई कमिश्नर साहब आ रहे हैं ना, इनके पास तुम खुद जाओ, और जब ये पहुंच जाए तो सीधे मेरे पास लेकर आना। जूनियर ने भी कुछ ज्यादा नहीं पूछा, बोला ठीक है सर। अब तय वक्त पर ओमान के हाई कमिश्नर मिस्टर के एस राणा दिल्ली से गाजियाबाद पहुंचते हैं। बॉर्डर क्रॉस करते ही पुलिस का प्रोटोकॉल चालू, गाड़ी को एस्कॉर्ट करते हुए पुलिस के जवान, पूरा वीआईपी सेटअप। लेकिन ट्विस्ट यह था कि गाड़ी उन्हें उस जगह नहीं ले जा रही थी जहां उन्हें जाना था, बल्कि सीधे ले जाया गया एसएसपी ऑफिस। हाई कमिश्नर साहब को भी लगा, वाह, इतनी गर्मजोशी, लगता है गाजियाबाद पुलिस दिल खोल के स्वागत कर रही है। लेकिन उन्हें अब तक अंदाजा नहीं था कि कुछ तो गड़बड़ है, और जो होने वाला है उसकी तो उन्हें कल्पना भी नहीं थी। अब जैसे ही वो जनाब यानी हाई कमिश्नर साहब एसएसपी ऑफिस पहुंचे तो बड़ी इज्जत से उन्हें एसएसपी साहब के कमरे में बिठाया गया। कुर्सी दी गई, चाय पानी का इंतजाम किया गया। फिर एसएसपी साहब ने बड़ी तहजीब से पूछा, तो जनाब, आपका कैसे आना हुआ? उन्होंने जवाब दिया, मैं एक प्राइवेट विजिट पर आया हूं।
गाजियाबाद में एक जगह जाना है, वहां कुछ जान पहचान वाले रहते हैं। अब यहीं से शुरू हुआ सवाल जवाब का सिलसिला। शुरुआत में तो सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही देर में हाई कमिश्नर साहब के माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगीं और फिर कुछ मिनट बाद जो शख्स मर्सिडीज में बैठकर आया था, जिसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां चल रही थीं, उसी को अब वही पुलिस वाले पकड़कर हवालात की तरफ ले जा रहे थे। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और अब वो जेल में है। अब सवाल ये उठता है, ये हाई कमिश्नर आखिर था कौन? और वो कौन सी दो बातें थीं जो एसएसपी साहब ने उस लेटर में पकड़ ली और सारा राजा सामने आ गया। जब वो लेटर आया कि सुल्तान ऑफ ओमान के हाई कमिश्नर गाजियाबाद आ रहे हैं, उन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाए, तब एसएसपी साहब ने पहले तो उसे हल्के में पढ़ा, एक नजर मारी और साइड में रख दिया। लेकिन अचानक उन्हें एक बात याद आई। वो फिर से लेटर उठाते हैं और इस बार दो चीजें नोटिस करते हैं, और यहीं से शुरू होती है कहानी का असली ट्विस्ट। पहली बात जो उन्होंने नोट की कि लेटर में लिखा है हाई कमिश्नर ऑफ सल्टनेट ऑफ ओमान। अब यहीं पर उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने सोचा, ओमान का हाई कमिश्नर कैसे हो सकता है? ओमान तो कॉमनवेल्थ कंट्री में आता ही नहीं। ओमान का तो एम्बेसडर होता है, हाई कमिश्नर नहीं। और यहीं से शुरू हुआ शक। अब थोड़ी सी नॉलेज ड्रॉप कर दें आपको भी, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में फर्क क्या होता है। जब अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश एम्पायर, उस वक्त दुनिया के इतने देशों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था कि कहते थे ब्रिटिश एम्पायर सूरज नहीं डूबता। बाद में धीरे धीरे सारे देश आजाद हो गए, जिनमें हमारा भारत भी शामिल है। अब जिन देशों को कभी अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, उन्हें कहा जाता है कॉमनवेल्थ नेशंस, और उन्हीं देशों के जो राजनयिक होते हैं, उन्हें कहा जाता है हाई कमिश्नर्स। जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, इसलिए इनके राजदूत कहलाते हैं हाई कमिश्नर्स। लेकिन जो देश कभी ब्रिटिश गुलाम नहीं रहे, जैसे ओमान, अमेरिका, रशिया, उनके डिप्लोमेट्स कहलाते हैं एम्बेसडर्स। तो अब ओमान का हाई कमिश्नर होना ही नहीं चाहिए, वहां से तो एम्बेसडर आता है। बस इसी एक छोटी सी बात ने एसएसपी साहब को चौकन्ना कर दिया। उन्हें समझ आ गया कुछ तो झोल है। और फिर जांच शुरू हुई, सवाल जवाब चले और नकली हाई कमिश्नर पकड़ा गया। जो बनने आया था वीआईपी, अब वीआईपी बैरक में बंद है। अब सुनिए असली खेल क्या था। ओमान यानी वो देश जो कभी ब्रिटिश राज के अधीन नहीं रहा, अंग्रेज वहां हुकूमत नहीं कर पाए, और इसी वजह से ओमान कॉमनवेल्थ नेशन नहीं है। अब इसका मतलब साफ है, ओमान का जो भी एम्बेसी का चीफ होता है, उसे एम्बेसडर कहा जाएगा, हाई कमिश्नर नहीं। ये एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड है। लेकिन गाजियाबाद के एसएसपी को जो लेटर मिला था, उसमें साफ साफ लिखा था कि हाई कमिश्नर ऑफ सल्टनेट ऑफ ओमान गाजियाबाद आ रहे हैं। बस यहीं पर एसएसपी साहब का माथा ठनका। उन्होंने सोचा, भाई इतनी बड़ी गलती ऐसा कोई भी देश नहीं कर सकता, खासकर डिप्लोमेटिक लेवल पर। अगर एम्बेसडर है तो एम्बेसडर लिखा जाएगा, हाई कमिश्नर तभी लिखा जाता है जब वो देश कॉमनवेल्थ में आता हो, और ओमान तो कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा ही नहीं। तो पहला शक यहीं से शुरू हुआ। दूसरी बात जो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो ये कि ये लेटर डायरेक्ट एम्बेसी से आया था और सीधे गाजियाबाद के एसएसपी को भेजा गया था। तो ये थी वो कहानी जहां एक फिल्म एक्ट्रेस, एक डीजीपी की बेटी, एक स्मगलर निकली और डीआरआई ने उसे पकड़ लिया। और जो सोना रानिया राव के पास मिला, उसका टोटल वेट था 14.8 किलोग्राम और उसकी कीमत थी करीब 12 करोड़ रुपए। अब सोचो, 12 करोड़ का सोना उसकी कमर की बेल्ट, जैकेट और बॉडी के अलग अलग हिस्सों में छुपाया हुआ था। रानिया राव बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। साथ में जो कांस्टेबल था, वो भी धीरे से खिसक लिया। अब बचाओ कौन? इसके बाद डीआरआई की टीम रानिया को लेकर सीधा उसके बेंगलुरु वाले घर पर पहुंची। वहां जब घर की तलाशी ली गई, तो वहां से करीब 2.25 करोड़ के सोने के जेवर और लगभग 2.5 करोड़ कैश भी बरामद हुआ। तो टोटल मिला लो 12 करोड़ का सोना एयरपोर्ट पर, 5 करोड़ कैश और गोल्ड घर से,
यानी 17 करोड़ रुपए की रिकवरी कुछ घंटों में डीआरआई ने कर ली। अब बड़ा सवाल उठा, एक डीजीपी रैंक की बेटी ऐसा क्यों कर रही है? जब पूछताछ शुरू हुई तो जो कहानी सामने आई वो और भी चौंकाने वाली थी। असल में रानिया राव पहले ट्रैवलिंग की शौकीन थी। अक्सर दुबई जाती रहती थी। हर बार जब जाती थी तो उसके फादर की ऑफिशियल पुलिस गाड़ी एयरपोर्ट छोड़ने आती थी। साथ में यूनिफॉर्म में पुलिस वाला भी होता तो एयरपोर्ट स्टाफ उसे सलाम ठोकते थे। ना कोई सिक्योरिटी चेक, ना कोई फ्रिस्किंग, सीधा वीआईपी एंट्री। आने जाने की ऐसी स्मूथ एंट्री देखकर कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी। फिर धीरे धीरे उसे जाल में फंसाने की प्लानिंग हुई। उसे बोला गया, देखो तुम्हारी तलाशी कोई लेता नहीं, पुलिस खुद तुम्हारे साथ होती है, गाड़ी भी सरकारी है, बस दुबई से हमारे लिए सोना लाया करो, हर बार तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अब रानिया के लिए ये एक सीधा साधा प्रॉफिट वाला सौदा बन गया। दुबई से इंडिया गोल्ड लाने पर जो प्राइस डिफरेंस होता है उसमें उसे हर खेप पर 50 से 52 लाख रुपए मिलते थे। हर ट्रिप में करीब 15 किलो सोना लाती थी और उस हिसाब से पैसे भी फिक्स थे। ना कोई खर्च, ना कोई रिस्क, क्योंकि एयरपोर्ट पर कौन पूछने वाला है डीजीपी साहब की बेटी को। और बस यही धंधा शुरू हो गया। 3 महीनों में रानिया ने 27 बार दुबई के चक्कर काट ली। हर बार सोना लेकर आई और कोई रोकने वाला भी नहीं था। लेकिन असली गड़बड़ वहीं से शुरू हुई। बार बार दुबई जाना आना डीआरआई की नजर में आ गया और बस वहीं से शक गहराने लगा। अब जब उस कांस्टेबल को पकड़ा गया जो हर बार रानिया राव के साथ एयरपोर्ट पर आता था, तो एयरपोर्ट स्टाफ और डीआरआई ने बताया कि जब भी रानिया आती थी यही कांस्टेबल कहता था कि डीजीपी साहब का हुक्म है, उनकी बेटी है, उसे बिना चेकिंग प्रोटोकॉल के तहत भेजा जाए। अब यहां डीजीपी साहब का नाम सामने आया। डीजीपी साहब फिलहाल कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट पर हैं। मतलब डीजीपी रैंक अब भी एक्टिव है। अब सवाल उठने लगे, क्या डीजीपी साहब खुद भी इस स्मगलिंग के धंधे में शामिल थे? जब बेटी को गिरफ्तार किया गया तो बाप से भी पूछताछ शुरू हुई। उन्होंने कहा, हमें तो इस बारे में मीडिया से पता चला, हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन असली सवाल यह था, हर बार वो एक खास कांस्टेबल को ही क्यों भेजते थे बेटी के साथ? और क्यों हर बार वही इंस्ट्रक्शन होता था कि कोई चेकिंग नहीं होनी चाहिए? अब उस कांस्टेबल का भी बयान सामने आया। उसने कहा, शुरुआत में मुझे रानिया राव ने नहीं, खुद डीजीपी साहब ने बुलाकर कहा था कि मेरी बेटी जा रही है एयरपोर्ट, उसको कोई दिक्कत ना हो, एकदम वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिले, नो सिक्योरिटी चेक, नो पूछताछ, सिर्फ उसे अंदर लेकर जाना और वापस लाना। अब भाई इतने साफ साफ आदेश अगर खुद डीजीपी दे रहे हैं तो शक तो होगा ही कि कहीं वो खुद भी इस पूरे खेल में शामिल तो नहीं। फिलहाल डीजीपी साहब को छुट्टी पर भेज दिया गया है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन जब बेटी की सच्चाई सामने आई तो बाप की भी पुरानी फाइलें खुलने लगीं। अब पुराने रिकॉर्ड से पता चला कि जब डीजीपी साहब आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे और शायद मैसूर रेंज में पोस्टेड थे, तो हवाला का एक केस सामने आया था। एक खबर मिली थी कि एक बस में हवाला के पैसे और कीमती सामान जा रहा है। तो इन्होंने अपनी टीम के साथ रेड मारी और करीब 2 करोड़ रुपए बरामद किए। लेकिन जब केस कोर्ट पहुंचा और पूछा गया कि कितनी रिकवरी हुई है, तो सिर्फ 20 लाख रुपए शो किए गए, यानी 2 करोड़ रुपए गायब। अब जिनका वो पैसा था उन्होंने कोर्ट में कहा, ठीक है जो भी है, मैं नुकसान भरने को तैयार हूं, लेकिन 2.2 करोड़ बरामद हुए थे और यहां 20 लाख दिखा रहे हो, बाकी पैसे कहां गए? इस पूरे 2 करोड़ की चोरी का आरोप उसी वक्त के आईजी साहब पर लगा, यानी आज के डीजीपी साहब पर। मामला इतना तगड़ा था कि उस समय के कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा था, इन्हें सस्पेंड किया जाए। इंक्वायरी बैठी है, लेकिन बात सीधी सी है, इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। सस्पेंशन वगैरह कुछ नहीं हुआ, बस हल्का सा ट्रांसफर कर दिया गया और मामला ठंडा। यानी पहले भी इन पर दाग था और अब तो सीधा सीधा बेटी को पकड़ लिया गया। रानिया राव को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि इसके पीछे कौन कौन और है। क्या कोई पूरा रैकेट है? क्या कोई गैंग है? लेकिन अभी तक कोई बड़े ऑर्गेनाइज्ड गैंग की बात सामने नहीं आई। ये सामने आया है कि जब लोगों ने रानिया को एयरपोर्ट पर बार बार वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हुए देखा कि ना कोई चेकिंग, ना कोई सवाल, सीधा एंट्री एग्जिट, तो कुछ लोगों ने सोचा चलो इसको कुरियर बना लेते हैं।
उसे कहा गया हर ट्रिप में हम तुम्हें थोड़ा गोल्ड देंगे, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम बस ले जाकर पहुंचा देना। तलाशी हो ही नहीं रही थी, वो गोल्ड लाती रही बार बार बिना रोके। अब देखो, भारत में एक तय लिमिट से ज्यादा गोल्ड लाना इलीगल है, उस पर हैवी कस्टम ड्यूटी लगती है, और अगर बाईपास करके लाया जाए तो वो क्राइम है, इसमें जेल भी हो सकती है। अब तो ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कूद पड़ा है, क्योंकि मामला फॉरेन से जुड़ा है, पैसे और गोल्ड से जुड़ा है, तो केस अब और बड़ा होता जा रहा है, पूछताछ चल रही है। लेकिन एक बात तो साफ है, एक कन्नड़ फिल्म की एक्ट्रेस, एक वीआईपी प्रोटोकॉल वाली बेटी और उसके बाप के रुतबे का यूज एक क्राइम में, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में तो ये नॉर्मल है। जैसे दिल्ली में एक कहावत है, हर दूसरा बंदा यहां वीआईपी है। अगर आप किसी से बहस कर लो तो जवाब यही आता है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, या फिर तू मेरे बाप को जानता है क्या। अब दिल्ली वाले लोग इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, और उससे आगे क्या क्या होता है वो तो हम यहां कह भी नहीं सकते। तो ये सब कोई आज की कहानी नहीं है, बहुत पुराना पैटर्न है। तो आज की कहानी में इतना ही।